हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। कैसे हो और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि आप पढ़ाई जो कर रहे हो अच्छी सी। चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ अवर सोशल साइंस, दैट इज टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। बच्चों, हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो वर्तमान में और भविष्य में कभी गलतियां नहीं करते। हिस्ट्री पढ़ने का एक फायदा है, एक उसका एडवांटेज है कि जो हमारे पूर्वजों में हिस्ट्री में पास्ट में जो गलतियां की है उनको हम अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं करने देते। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा लंबा होगा तो भी चलेगा बट उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सी ए ई एच कार का एक यहाँ कोड दिया है। हिस्ट्री इज एन unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of the past. So this history is an unending dialogue between present and the past. आपको पता है हमारा पास्ट कभी खत्म होने वाला है क्या? नहीं, आज का जो प्रेजेंट है वो कल हमारा पास्ट होगा। ओके। और जो सोसाइटी है जो आज है और जो कल थी, इन दोनों के बीच में जो डायलॉग होता है वो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट्स अ अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं आज के इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है और या लेसन खत्म होने के बाद हमें उसमें उसे से क्या समझ में आना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है या समझना है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम। हिस्ट्री में जो हम टाइम मेजर करते हैं, आज जैसे हम बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन द 2024, ओके 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं। वैसे अगर हम 21st सेंचुरी से पहले जो 20th सेंचुरी थी या 19th सेंचुरी थी, एकदम अगर जीरो तक जाएंगे, उसके पीछे क्या था, कैसे टाइम मेजर किया जाता है, 40,000 साल पहले क्या था, 3 लाख साल पहले क्या था, ये कैसे मेजर करेंगे, ये टाइम लाइन क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को समझने के लिए या फिर जो हमारा पास्ट है उसको समझने के लिए ऐसे कौन से सोर्सेस है जो हमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव। जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था, जो अर्ली एक सोसाइटी थी, वो कैसे रहते थे और उनके जो डेली लाइफ में उनको क्या दिक्कतें आती थी, क्या प्रॉब्लम्स आते थे, ये भी हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं या फिर कैसे समझते हैं। ओके, सो व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट। डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट द टाइम। Those memories together are a part of your past, maybe going 5 or 6 years back. Okay? आपका जन्म होने के बाद आज तक आपकी जो भी मेमोरीज हैं, आपको याद होगा आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए तो कैसे थे, आप सेकंड में थर्ड में आपको कितने मार्क्स मिले, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, क्या बुरी घटनाएं, ये सब का एक जो कलेक्शन है, एक एल्बम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ओके। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री समझते हैं, मतलब हमारा जो मानव का इतिहास है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके। You'll discover in science that Earth has a very long history, of which we human occupy only a tiny part of the most recent one. Okay, तो ये हमारा अर्थ कैसे शुरू हो गया, तो यहाँ पूरा हिस्ट्री दिया है बच्चों। ठीक है। जैसे कि जैसे यहाँ दिया है अर्थ, उसके बाद ये फर्स्ट सेल, देन उसके बाद दिया है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद ये बैक्टीरिया पैदा हो गया, और ऐसे पैदा होने के बाद ये जानवर, उसके बाद ह्यूमन बीइंग, ये सब यहाँ आ गया। यहाँ हमारा ह्यूमन हिस्ट्री है। ओके। यहाँ मतलब जब जब हमने राइटिंग शुरू कर दिया, ये होमोसिपियन 3 लाख ईयर बिफोर, और 6,500 साल पहले हम मानव मानव ने क्या किया, लिखने की कला हस्तगत की। ओके। तो ये पूरा हम क्या पढ़ने वाले, इस लेसन में पढ़ने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secret left beneath the earth surface and help us learn about it past and also our past.
ओके, ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो ट्रेंड होते हैं उस फील्ड में, वो माहिर होते, एक्सपर्ट होते हैं। वो क्या काम करते हैं, हमारा जो अर्थ है उसके कुछ सीक्रेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, उनका मतलब काम ही वही है। क्या? अर्थ के बारे में, हमारे ग्लोब के बारे में वो क्या करते, जो भी सीक्रेट्स है मतलब 10,000 साल पहले या 2,000 साल पहले, वो सब ढूंढने के काम में लग जाते हैं। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? हमें तो बस एक ही वर्ड पता है, दैट इज हिस्टोरियन। ओके, बट हिस्टोरियन मतलब क्या होता है? जो हिस्ट्री का पढ़ाई करता है, हिस्ट्री का डिटेल स्टडी करता है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ अलग अलग ऐसे कुछ एक्सपर्ट दिए हैं। ये पहले पिक्चर में जो आदमी है उसके हाथ में क्या है? एक स्टोन है। बहुत पुराना स्टोन होगा, और स्टोन को देख के क्या करता है, वो एक अंदाजा लगाता है साइंटिफिक वे से कि स्टोन कितना पुराना है। ठीक है, उससे जो सॉइल बनी होगी वो कौन सी सॉइल होगी। ओके, ये माउंटेन का होगा या हिल का होगा या प्लेन एरिया का होगा, ये सब डिस्कस स्टडी करने वाले लोग रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। देखो यार, जियोलॉजिस्ट का मीनिंग दिया है स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। ओके, ध्यान में रखना है, द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन, इनको क्या बोलती है? जियोलॉजिस्ट। सेकंड पिक्चर में ये जो एक पर्सन हमें दिख रहा है, वो क्या कर रहा है? वो कुछ जमीन में कुछ जो रिमेन्स होते हैं पास्ट के, मतलब ह्यूमन बींग के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकती है, वो ढूंढ लेते हैं और उसका साइंटिफिक स्टडी करके वो बताते हैं कि ये जो बोन है, ये जो मतलब जो स्केलेटन है और जो भी रिमेनिंग्स है वो कितने साल पुराना है। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं हम? पैलेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ दिया है पैलेंटोलॉजिस्ट। इनका काम क्या है? They study the remains of the plant, animal, and human million year ago in the form of fossils. fossils का मतलब होता है जमीन के नीचे जो भी ह्यूमन बीइंग की हड्डियां हो सकती है, एनिमल की हड्डियां या रिमेनिंग होता है, प्लांट के रिमेनिंग्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ढूंढ निकालते हैं और उसका वो साइंटिफिक स्टडी करके बता देते हैं कि कितने साल पुराना है। अगले पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ एक एजुकेटेड लेडी दिख रही है और वो बाकी औरतों से कुछ बात कर रही है, कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ उनसे डिस्कस करके उनके कल्चर के बारे में, उनके एंसेस्टर्स के बारे में कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन निकाल रही है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट? स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। अब ये इसको क्या पूछ रही होगी जनरली, इनकी जो प्रीवियस जनरेशन है, मम्मी पापा है या दादा दादी, नाना नानी, उनके जमाने से कौन से उनके ट्रेडिशंस है, कौन से कस्टम्स है, ये सब के बारे में, रिचुअल्स के बारे में जानकर लेते हैं और वो उसी से उनका हिस्ट्री ढूंढ निकालते हैं। लास्ट पिक्चर में दिया है, एक आदमी है या कोई एक्सपर्ट है, वो क्या कर रहा है? वो जमीन के नीचे कुछ प्लांट्स के, एनिमल्स के कुछ रिमेनिंग्स है। ओके, पहले वो डिगिंग करते हैं, उस रिमेनिंग्स को निकालते हैं, उसका स्टडी करते हैं। जमीन के नीचे जैसे मोहनजोदारो में आपको पता है कि वहाँ बहुत सारे ब्रिक्स मिले थे, कुछ ऐसे बिल्डिंग्स के अवशेष मिले थे, रिमेनिंग्स मिले थे, तो उससे उन्हें पता लगा कि यहाँ एक बहुत वेल कल्चर्ड सोसाइटी था, वेल प्लान सिटी था। तो ये इसका जो स्टडी करने वाले लोग, इनको क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ डेफिनेशन, archaeologists study the past by digging up remains that people, plant, and animal left behind, such as tool, pot, beads, then figurines, then toys, bones, teeth of animal and human, burnt grain, part of houses or bricks, among other. Human being के अलावा वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कौन से पॉट्स थे, किस टाइप के बीड्स यूज़ करते थे, कौन से कॉइन्स हैं, सब कुछ वो क्या करते हैं? उसका स्टडी करके उस समय उनका कल्चर क्या था, वो कौन से गुड्स और कौन से कमोडिटीज यूज़ करते थे, कौन सा फूड ग्रेन यूज़ करते थे, इसके बारे में क्या करते हैं? डिटेल नॉलेज वो लेते हैं और उसको दुनिया तक पहुंचाते हैं। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाउ इज टाइम मेजर इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेजर किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान में रखना बच्चों, आपको पता है आजकल हम जो घर में अपने घर में कैलेंडर होता है उस कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं पता है? इट्स अ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है बाय ऑल रिलीजन्स। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सभी लोग क्या करते हैं? इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ओके, तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, अभी आगे चलते देखते हैं। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे कुछ ऑस्पिशियस इवेंट होते हैं। जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में जो हिंदू लोग हैं उनका एक ऑस्पिशियस डे होता है, दैट इज गुड़ी पाड़वा। उस दिन क्या होता है? उनका नया साल शुरू होता है। ऐसे और भी कोई कम्युनिटीज है उनका क्या होता है, जैसे कि क्रिश्चियन है। ओके, वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, आपको पता है। तो जैसे उनका नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को। ऐसे अदर रिलीजन या फिर ऐसे कुछ सोसाइटीज वो क्या करते हैं, अपनी ऑस्पिशियस इवेंट की को वो मतलब उसके मेमोरी में उस साल से वो उस दिन से वो अपना नया साल शुरू कर देते हैं। ओके, in the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be a starting point on this calendar. Okay, in the West, West मतलब जो अमेरिका है, देन ब्रिटेन है, वहाँ कन्वेंशनल ईयर उनका कब स्टार्ट होता है? जीसस जो जीसस क्रिस्ट है उसके बर्थ के दिन। ओके, year are counted forward from this point and used to be marked as with AD, मतलब जिस साल में जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ है उस साल के आगे वो क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। और जो भी साल होता है, अगर समझे कि बर्थ के बाद अगर 100 ईयर हो गए तो क्या करते हैं? ऐसे लिखेंगे उसको 100 और आगे लिखेंगे एडी। अभी एडी क्या होता है पता है आपको? एडी क्या होता है? एडी एक एब्रीवेशन है किसका? एनो डोमिनी। ओके, ऐसा एडी लिखा जाता है। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब वो क्या है? एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है लैटिन लैंग्वेज में। ओके, उसका मतलब होता है कॉमन एरा। और कॉमन एरा का जो पहले जो दो अल्फाबेट उसको लेके क्या बोलते हैं? सी ई, कॉमन सी, और एरा का एरा मतलब पीरियड। कॉमन एरा सी भी लिखा जाता है, तो ध्यान में रखना। जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद जितने भी ईयर है उसके सामने क्या लिखा जाता है? आइदर एडी और सीई लिखा जाता है, पूरे वर्ड में लिखा जाता है, और हम भी वही फॉलो करते हैं। जैसे कि हमें अगर लिखना है 1947 तो हम क्या लिखेंगे? उसके सामने एडी लिखेंगे, एनो डोमिनी, और क्या लिख सकते हैं? सीई लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले जो भी साल रहेंगे वो 100 साल हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा जाता है? बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। याद रखिए, बिफोर क्रिस्ट। दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। इसको बीसीई भी बोलते हैं। बीसी लिख सकते हैं या फिर बिफोर कॉमन एरा लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 560 बीसीई मतलब जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले 560 ईयर। ओके, उसके बाद है इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का बर्थ कब हुआ था? 560 बीसीई में, मतलब जीसस क्रिस्ट का जन्म होने से पहले 560 साल। ठीक है ना? तो ये है कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा जो हम ईयर के सामने लिखते हैं। या कुछ इंपॉर्टेंट दिया है बच्चों, कुछ इवेंट दिए हैं, जैसे कि आइस एज, मतलब जब हमारे अर्थ पर पूरा बर्फ था, कितने साल पहले था वो था लगभग 14,000 बीसी टू 40,000 बीसी। इस पीरियड में आइस, इसको आइस एज बोलते हैं। देन फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड, ये 40,000 साल पहले एक रॉक आर्ट मिला है। ठीक है, और उससे पहले का जो है 3 लाख
ईयर एगो, दैट इज ये है BCE। ओके, यहाँ हुआ था हमारे होमोसेपियन का, मतलब उनके लाइफ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन जब करेंगे ना, एक बात आपको याद रखनी है, ग्रेगरियन कैलेंडर में जीरो ईयर है ही नहीं है। अभी आपको लगेगा कि 2025 साल चल रहा है, तो 2025 साल पहले क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो के पीछे क्या होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 होगा, बट उसको क्या बोलते हैं, BCE। तो ऐसा कोई टाइमलाइन जब होता है ना, जैसे टाइमलाइन होती है, यहाँ अगर एक है, क्या समझे कि यहाँ है 1 फर्स्ट ईयर, ठीक है, अगर यहाँ फर्स्ट ईयर है ना, तो उसके पीछे एक साल बाद तुरंत, ओके, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी एक ही है, ठीक है, यहाँ क्या है, एक है, यहाँ क्या होना चाहिए, वैसे जीरो होना चाहिए, है ना, उसके बाद यहाँ एक होना चाहिए, बट यहाँ क्या है, यहाँ एक है, उसके बाद यहाँ एक है, ये क्या है, ये है 1CE, और ये 1 है BCE। जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, मतलब कितने साल पुरानी घटना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि so to calculate the number of year between BCE date and CE date, we should add them but subtract 1 in the above case। okay, क्या करना है, आपको जो भी डेट दिया जाता है, एक BCE वाला और एक CE वाला, क्या करना है उसमें, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, to return the discussion to return the question about the Buddha, suppose we are now in 2024 CE। okay, 2024 CE, then Buddha was born in, आपको पता है, 560 BCE। तो कितने साल हो गए, दोनों को प्लस करना है और बस एक ईयर माइनस कर देना है, तो आपको टोटल मिल जाएगा 2583 ईयर एगो। ओके, तो ये हमें आंसर मिल जाता है क्या, 2583 ईयर एगो। आप यहाँ देख सकते हैं अशोका, बर्थ ऑफ बुद्धा। ओके, ये सब क्या है, उससे पहले जो वाला एरिया है, एरा है, उसको बोलते हैं BCE। ओके, नाउ वी आर हियर इन 2024, मतलब इसके थोड़ा सा आगे है। ओके, तो जैसे हम पीछे काउंट करते जाते हैं, समझे कि अभी हम 2000 CE में हैं, और वो एक कोई किसी का बर्थ हुआ है 2000 BCE में, तो हम जनरली क्या करेंगे, 2000 ये और ये 2000 ए, तो कितने साल हो गए, 4000 साल हो गए, और हमें क्या करना है, 2000 प्लस 2000, और उसके बाद करना है -1, तो आपको एग्जैक्ट ईयर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। A timeline is a convenient tool to mark such event, as it shows a sequence of dates and event covering a particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. Note that the dotted portion mark a skipped period. Otherwise, this timeline would be almost 3 meter long. Okay? अब यहाँ देख लीजिए, हम 2000 CE में है, यहाँ जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था, इसको हम बोलेंगे क्या, ये है, इसको जीरो नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो 1। ओके, फर्स्ट CE बोलेंगे उसको। ओके, उसके बाद जो है 560 BC। जैसे हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया ना, अभी अगर हम यहाँ आए और अगर पूछा गया कि बुद्धा का बर्थ कब हो गया, तो इसको ऐड करेंगे और -1 करेंगे। ठीक है, और आगे तो पता है आपको, ये हमारा फ्यूचर रहेगा। ये टाइमलाइन क्या करती है, ध्यान में रखना, इट हेल्प in understanding the order in which historical event take place। हमें ये क्या करती है, एक समझता है कि किस सीक्वेंस में ये इवेंट हो गए हैं। आगे चलते हैं, यहाँ दो वर्ड, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी मतलब आपको पता है 100, तो 100 ईयर का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं सेंचुरी। ओके, फिलअप्स के लिए या फिर MCQ के लिए याद रखना है। उसके बाद मिलेनियम, ये कंसेप्ट दिया है, मिलेनियम का मतलब होता है 1000। ओके, जैसे कि 1000 2000, अभी हम कहाँ हैं, 2025 में, मतलब अभी 2000 कितने मिलियन हो गए, 2 मिलेनियम हो गए। ओके,
तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। डोंट मिस आउट, इसको भी हमेशा देखना है बच्चों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। डू यू नो हाउ कैलेंडर हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? Many Indian calendar rely on the position of the sun and moon to define the month of the year. अब पंचांग, पंचांग ये वर्ड याद रखिए। पंचांग ये इंडियन कैलेंडर है, is a book of table which lists the days of each month along the related astronomical data. हमारे इंडिया का जो पंचांग है या जो कैलेंडर है उसमें हर दिन, जैसे कि आज समझो कि डेट है 2 मई, तो 2 मई को क्या है, उस दिन हमारा चंद्रमा है या फिर सूर्य है जिसको हम सन बोलते हैं, इनका पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन के बेस पर पूरा डिटेल वहाँ दिया रहता है। सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, सब उसमें डिटेल दिया है। तो इसको क्या किया, पंचांग जो है हमारा इंडियन कैलेंडर, उसको जो हमारा मॉडर्न कैलेंडर जिसको ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं उसके साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? ओके, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि हाउ टाइमलाइन यूज और व्हाट इज टाइमलाइन। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मीनिंग एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। इसको थोड़ा सा आप अगर हो सके तो नोटबुक में भी लिख सकते हैं। A place, person, takes or an object from which we gather information about some past event or period. ऐसा कोई प्लेस हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है, कोई इंस्क्रिप्शन हो सकता है, जिससे हम क्या करते हैं, पास्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अभी हम हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो मतलब पैटर्न हो सकते हैं, मैटरनल में हो सकते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके बारे में अगर कुछ ऐसी डिटेल भरेंगे ना तो हमें भी पता चलता है कि हमारा हिस्ट्री क्या है। अभी इसको क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलो आगे चलते हैं। थिंक अबाउट दिस, हैव यू एवर सीन old coin, book, clothes, jewelry or utensil in and around your house? What type of information can you gain from such object or from old houses or building? आप पुराने घर देखते हैं, पुरानी ज्वेलरी देखते हैं, पुराने बर्तन देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मॉडर्न हमारे जमाने के बर्तन और पुराने बर्तन, इनों में फर्क है। ओके, every object or structure tells a story and is like a piece and a jigsaw puzzle. ओके, पजल में कैसे हम एक 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 वर्ड ऐसे लिखते जाते तो सभी ऐसे वर्ड हमें मतलब एक हिंट मिलता है कि यार यार यही वर्ड होगा, वो वर्ड होगा। तो ये जो पुराने हमारे पास जो रिमेनिंग्स है, ऐसे कुछ यूटेंसिल जो भी है, हमें क्या करते हैं, एक 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 लिंक को हम ऐसे जोड़ते जाते तो हमें पूरा हिस्ट्री पता चल जाता है। The object that you see around your house conveys something of the history of your family. Similarly, we can put together historical event through a variety of sources, but keep in mind that in the case of history, quite a few pieces of the puzzle may remain missing. Yes, जब भी हम ऐसे हिस्ट्री के बारे में ऐसे डॉट 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 कनेक्ट करते जाते हैं, समझे कि ये ऐसे एक जनरेशन दूसरा ऐसे पीछे पीछे कनेक्ट करते जाएंगे, कभी कभी क्या होता है, ये बीच में कुछ इंफॉर्मेशन हम उसको नहीं कलेक्ट कर सकते क्योंकि उसके सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, ना कुछ रिटर्न में है ना कुछ। तो क्या करता है, हमें यहाँ से जंप करना पड़ता है जो पिछले रिसोर्सेज उसके ऊपर। ओके, तो इसके बारे में कुछ गेसेस लगा सकते हैं, ठीक है, बट ये गेसेस भी लगाते हैं, बहुत साइंटिफिकली लगाते हैं, ये स्टूडेंट काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Observe the figure at the bottom of the page. It brings together the main sources of history. What do not you do not need to remember them all now. यहाँ देखो एक पिक्चर दिया है, ये सभी क्या है बच्चों, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है। ये सब जो सोर्सेस हमें हिस्ट्री के बारे में ज्ञान देते हैं। देखिए यहाँ पहला सोर्स क्या है, ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस मतलब जो हमारे दादा दादी कहानियां बताते हैं, कुछ स्टोरीज बताते हैं, है ना, बहुत कहानियां हैं। तो कहानियों में से हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे, उनके रहन सहन कैसे था। इंडियन लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे वेदास है उसमें, उसके बाद रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स हैं
उससे भी पता चल जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन कैसे था। फॉरेन अकाउंट से, जैसे कि बुद्धा के काल में बहुत सारी कंट्रीज जैसे पर्शिया है, चाइना है, सिलोन है, वहां से लोग आते थे ट्रैवलर्स। उन्होंने डायरी में लिख के रखा है कि इंडिया में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ क्या फेमस है, तो उससे भी हमें हिस्टोरी के बारे हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। देन आर्टिस्टिक सोर्सेस, जैसे आर्ट में आता है, पेंटिंग आता है, स्कल्पचर आते हैं, उसके बाद क्या है, पैनल्स आते हैं। ये सब हमें क्या करते हैं, उस जमाने के जो लोगों के थॉट थे, उनको वो कैसे एक्सप्रेस करते थे, है ना। और आपको पता है पेंटिंग इज अ बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये इससे भी पता चल जाता है कि उस लोगों के बारे में उनकी क्या सोच है। उसके बाद एक्सकेवेशन, मतलब जो डिगिंग किया जाता है, जैसे महेंद्रगढ़ हड़प्पा में किया गया था, वहाँ जो भी हमें रिमेनिंग्स मिलता है ह्यूमन बीइंग के या कुछ भी रिमेनिंग मिलता है उसे हम गेस कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ओके, आर्कियोलॉजिकल उसमें भी क्या हो जाता है, जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं ओके, जो जमीन के नीचे अभी बरी हो गए, बट उससे जो भी रिमेनिंग मिलती है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है और माउंट्स है, उससे भी पता चल जाता है कि यहाँ कुछ तो था, कितने साल पहले, तो वो सब मिल जाता है। जैसे वाराणसी में आपको पता है कि जो वाराणसी में जो बुद्ध विहार है, वहाँ जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि यहाँ उस समय का जो, जैसे कि बिल्डिंग कैसे बनाते थे, वो सब पता चल। और क्या है, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है, समथिंग रिटन ऑन द क्या बोलते हैं, हार्ड सरफेस, जैसे पत्थर पर लिखा जाता है ना, मेटल पर लिखा जाता है, कॉइन पर लिखा जाता है, इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। ओके, एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आपको 50 साल पहले कोई कॉइन मिला है, 50 साल पहले कॉइन मिला है, उस कॉइन पर क्या होगा, कुछ अलग पिक्चर रहेगा। और शायद उस जमाने में जो भी फेमस ऐसे लोग थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद है, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका उसके ऊपर ऐसा फोटो इम्बॉस किया होगा, और उससे भी हमें पता चलता है भाई 50 साल पहले कौन थे। फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ये सब सोर्स हमें हिस्ट्री के बारे में या हिस्ट्री की कहानी बना बताते हैं। ठीक है, तो ये काम किसका है बच्चों, ये काम है हिस्टोरियन का। ओके, पूरा स्टडी करके हमें वो पूरा हिस्ट्री बता देते हैं। ओके, उसके बाद है हु कंट्रीब्यूट टू ऑल दिस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कौन कौन देता है ये सोर्सेस हमें अवेलेबल करके, हिस्टोरियंस हैं, उसके बाद है आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद एपिग्राफिस्ट है जो क्या करते हैं, एंशियंट इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, उस जो मैसेज उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ये सभी लोग हमें हिस्ट्री के जो सोर्सेज है उसको, मतलब वो कौन से साल का है, वो क्या मैसेज देता है, ये उसके बारे में डिटेल देते हैं। और उसकी वजह से हमें सभी हिस्ट्री, मतलब पूरा हिस्ट्री वो ओपन हो जाता है। और एक क्या कंसेप्ट है, जेनेटिक्स। ओके, genetics a branch, it's a branch of biology that study how in plant, animal and human certain features and characteristics get passed down from one generation to another generation. Okay, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास कैसे बहुत सारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल्स पास ऑन होते हैं। ओके, उसका स्टडी करने वाला, उसका स्टडी हो जाता है इस ब्रांच में। ओके, जेनेटिक्स। इवन ह्यूमन बीइंग के जो मतलब एक बायोलॉजिकल फीचर्स है, वो भी कैसे आगे जाके चेंज होते हैं, उसका भी स्टडी जेनेटिक्स में किया जाता है। ओके, अब इसमें आगे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है, यहाँ आपको एक बस छोटा सा पॉइंट याद रखना है, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री मैंने जैसे आपको बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री कब शुरू हो गई, हम जो मॉडर्न अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हमें क्या बोलते हैं, वी आर द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। हमारी शुरुआत कब हो गई बच्चों, होमोसेपियन एक प्राणी से हुई है। ओके, एनिमल से हुई है। ओके, हैव वॉक द प्लैनेट अबाउट 3 लाख ईयर ago, 3 लाख साल पहले वो जमीन पर चला था। और उसके बाद बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होके अभी हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग अभी आपको पृथ्वी पर है। दिस appear to be a very long time, yet it is only a tiny fraction of the Earth's history. Let us have a quick look at our earlier history. ओके, ये 3 लाख ईयर्स, ये तो बहुत छोटा सा पीरियड है, क्योंकि अर्थ का जो शुरुआत हो गया है उसको करोड़ों साल हो गए। ओके, ये अब बड़े होने के बाद हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में पढ़ने वाले। ओके, early human faced many challenges from nature and lived in
bands and groups to help each other. अभी अर्लियर पीरियड में या फिर अर्लियर सोसाइटी में लोग बहुत सारे चैलेंज को फेस करते थे। अभी हमारे पास जैसे कि बारिश आ गई तो हमारे पास घर है, गर्मी लगी तो हमारे पास छाता है, कूलर है, सब कुछ है। बट उस जमाने में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अर्लियर सोसाइटी थी, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। ओके, बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे। जैसे कि आपको पता है, उनको शेल्टर ढूंढना पड़ता था। वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। खाना भी उनको ढूंढना पड़ता था, जंगल में घूमते थे। ओके, उसके बाद ये खाना खाने के लिए ढूंढने के लिए घूमना है या फिर घर ढूंढना है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते थे जनरली? हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर का काम क्या होता है? हंटिंग एनिमल फॉर द फूड पर्पस। गैदरर्स का काम क्या होता है? जंगल में जो घूमना है, फ्रूट है, फ्लावर्स है, सब्जियां, उसको कलेक्ट करना है। तो जनरली उस समय के ह्यूमन बींग को क्या क्या बोलते हैं? मतलब उनको कैसे क्या बोलते हैं? हंटर्स एंड गैदरर्स। दिस मीन्स दैट दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड collecting edible plant and fruit for their survival. Our early ancestors also had certain belief about the natural element and possibly also some notion of afterlife. उस जमाने में जो लोग थे बच्चों, हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग, उनकी कुछ आफ्टर लाइफ ऐसे बिलीफ थे। अभी आफ्टर लाइफ बिलीफ मतलब क्या? जैसे कि हमको पता है आजकल हम भी कहीं सुनते हैं कि ह्यूमन बीइंग जब मतलब उसका डेथ होता है तो कभी पुनर्जन्म लेता है, या फिर उसको पापों की सजा मिलती है, या फिर कोई स्वर्ग में जाता है, या कोई ऐसे कहा जाता है। ये हम बहुत सुनते हैं, मतलब आज भी हमारे यहाँ बिलीफ है। तो ये जो बिलीफ है आफ्टर लाइफ, व्हाट हैपन, इसके बारे में भी उनकी कुछ बिलीफ थे। ओके, दिस ग्रुप लिविंग इन टेम्पररी camp, rock shelter, or caves and communicated with each other using language and are now lost. Okay, that are now lost. उस समय जो लैंग्वेज बोलते थे, वो लैंग्वेज जनरली कोड लैंग्वेज होती थी। मतलब वो ज़्यादा बोलते नहीं थे स्टार्टिंग में, बाद में जैसे जैसे वो बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने एक लैंग्वेज बना ली। ठीक है, तो जब भी पहले वो रॉक शेल्टर में रहते, कैंप में रहते थे, केव्स में रहते थे, वो कोड लैंग्वेज यूज करते थे। दे यूज फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट दैट मेड देयर लाइव्स इजियर। सबसे पहले आपको पता है ये जो यूज ऑफ फायर है, मतलब इन्वेंशन ऑफ फायर है, ये सबसे बड़ा इन्वेंशन समझा जाता है हमारी ह्यूमन जो इवोल्यूशन है। और जैसे फायर का इवोल्यूशन हो गया, उन्होंने फायर से कुछ वेपन्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि जो मेटल्स उसको मेल्ट करना है। ओके, उसके बाद खाना बनाना भी आसान हो गया। तो ये आग आग मतलब फायर का इवोल्यूशन होने के बाद ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है बहुत इजियर बन गई, लाइक इम्प्रूव स्टोन एक्सिस। ओके, स्टोन एक्सिस, उसके बाद ब्लेड बनाना शुरू हो गया, देन एरोहेड से। तो इससे काफ़ी मात्रा में उनकी लाइफ आसान हो गई। ओके, aspect of their life are visible in rock painting found in hundreds of caves all over the world. Some of those paintings despite simple figure or a few symbols, other are more detailed and represent signs as scenes with animal or human being. इतने सारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे रॉक पेंटिंग मिली, उसे पता चल जाता है कि वो मतलब वो अपने फैमिली के साथ, अपने एनिमल के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे। In time, these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, then pendants made of animal teeth, and sometimes exchange them with other group. उन्होंने ऑर्नामेंट बनाने की इस कला सीख ली, जिसमें स्टोन की कुछ ऐसे पेबल जैसे बनाए जाते थे, या फिर शेल बेड्स होते थे। पेंडेंट किससे बना हुआ? एनिमल के टीथ से बना हुआ। आपने कुछ मूवीज में, सीरियल में, या कुछ डिस्कवरी चैनल पे आपने ये देखा होगा। द फर्स्ट क्रॉप। Okay, for long ages, the Earth's climate has gone through many changes. At a certain time, it was very cold and much of Earth was covered with ice. This is called an ice age. As you will learn in greater detail in science later, when the climate warmed up, this ice partly melted, and
The resulting water swelled the existing river and eventually drained into an ocean. The last ice age lasted from over 1 lakh years ago to around 12,000 years ago. मतलब 12,000 साल पहले तक ये आइस एज था. बट जैसे आइस एज खत्म होने को आ गया, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो उससे जो बर्फ से मतलब मेल्ट होने वाला पानी नदियों में बहने लगा. तो नदियों का बहना शुरू हो गया. जैसे कि आपको पता है कि हिमालय से जितने भी रिवर्स ओरिजिन होते हैं, वो फ्लो मतलब अपने रूट से कहाँ जाते हैं, ओशन में जाते या फिर कुछ बे ऑफ बंगाल में जाते. इससे क्या हो गया कि बहुत सारी मतलब रिवर में पानी आना शुरू हो गया और लिविंग कंडीशंस और भी अच्छी हो गई. ओके. आफ्टरवर्ड लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमन in many part of the world. They started settling down and cultivating cereals and grains. They also domesticated animals such as cattle, goat, etc. With more food available, these communities grew a size and number and often settled down near rivers. This was not only because of the availability of water, but also because of soil would be more fertile there. It made the progress of growing crop easier. Okay. तो इस पैराग्राफ में आपको बस इतना ही समझना है कि जैसे लोग सेटल होने शुरू हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, मतलब जानवरों को पालना शुरू कर दिया. सच एज क्या है बच्चों, यहाँ कैटल है, गोट है, उसके बाद काऊ आ गई, बफेलो आ गया, सब कुछ आ गया. ठीक है. उसके बाद विद मोर फूड अवेलेबल दिस कम्युनिटी ग्रू इन साइज. जैसे जैसे खाना अवेलेबल होने लगा, वहाँ लोग ज़्यादा आने लगे. और ये लोग कहाँ ज़्यादा इकट्ठा होते थे, कहाँ सेटल डाउन होते थे, कहाँ कॉन्सेंट्रेट होते थे, नियर रिवर. अभी रिवर के साइड में क्यों रहते थे, आपको पता है. ओके. बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. बट खाली एक रीजन नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बट ऑल्सो बिकॉज द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल. आपको पता है कि नदी के किनारे जो सॉइल होती है, वो एलुवियल सॉइल होती है, जो बहुत फर्टाइल होती है. उसमें आप कोई भी क्रॉप उगा लो, वो अच्छे से ग्रो करता है और वहाँ बहुत सारा प्रोडक्शन भी आता है. इसलिए लोगों ने जैसे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, वो कहाँ रहना शुरू कर दिया उन्होंने, they started living on bank of river. Why they started living on the bank of river? There are two reasons. First, that is availability of water, and second reason is availability of fertile soil. आप यहाँ देख सकते हैं रिवर के किनारे पर घर बनाया है, यहाँ खेती कर रहे हैं क्योंकि वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और खेती के लिए जो पानी लगता है, पानी आराम से वो नदी से यहाँ ला सकते हैं. ओके. शीप है, उसके बाद डॉग है, अलग अलग एनिमल को उन्होंने पालना शुरू कर दिया. उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. ओके. तो यहाँ बस अभी एक दो पॉइंट हमारे रह गए, वो होने के बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा. एक कंसेप्ट भी बच्चों यहाँ वेलफेयर. ओके. जैसे लोग कम्युनिटी में रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे, ओके, उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे बन गए, सोशल बन गए. सोशल. वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग, राइट ना, वी आर सोशल एनिमल. हम भी एक एनिमल है, बट वी आर सोशल, वी लिव इन द सोसाइटी. तो ये सोशल कब बन गए, मतलब लोग कैसे कब शुरू हो गए, जब वो नदी के किनारे रहने लगे. ओके. लीडर्स और इनको कैप्टन भी बोल सकते हैं. ठीक है. कैप्टन वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल. मतलब अभी हम कैप्टन कैप्टन बोलते जैसे कि कोई लीडर होता है. ओके. अभी हिस्टोरिकल में वर्ड क्या दिया है, चिप्टन. चिप मतलब मेन. ओके. जैसे बोलते हैं ना कैप्टन, ऐसे क्या है, चिप्टन है. Then well-being of the people and anyone collectively work together the community's welfare. जो लीडर होता था, जो मुखिया होता था, वो क्या करता था, किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, वेलबींग ऑफ द पीपल. सभी लोगों का अच्छा हो, उनको कोई दिक्कत ना आए, वो सब एक साथ अच्छे से रहे, सुखी रहे, हैप्पी रहे. इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, जो लीडर था, जो चिपमन था, उसकी होती थी. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप. The land were collected, sold and harvested. जमीन का कोई ऐसा कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं था. जमीन को ऐसे कलेक्टिवली यूज किया जाता था, उसको सोइंग हार्वेस्टिंग सब कलेक्टिवली किया जाता था. ठीक है. उसके बाद यहाँ एक कंसेप्ट है
हैमलेट। ओके, हैमलेट का मतलब होता है अ स्मॉल सेटलमेंट और अ स्मॉल विलेज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, लोगों ने एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन गए। आज हम जिसको बोलते हैं ना, कोई कोई विलेज बोलता है, कोई पाड़ा बोलता है, कोई बस्ती बोलता है, उसको क्या बोलते थे उस समय? हैमलेट बोलते थे, ठीक है। And they grew into sizable villages that exchange goods, mostly food, clothing and tool। तो जो छोटे छोटे ऐसे हैमलेट और विलेजेस होते थे, उन्होंने ये फूड होता है या फिर कुछ गुड्स होते हैं, क्लोथिंग होते हैं, टूल्स होते हैं, उन्हें एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। Slowly network of communication exchange were established among these villages and some of them grew into a small towns। जैसे जैसे कम्युनिकेशन और नेटवर्क बढ़ता गया, एक्सचेंज बढ़ते गए, ऐसे जो स्मॉल विलेजेस हैं जो बाद में बड़े हो गए और वो टाउन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जैसे पुराने शहर आपको पता है, मथुरा है, नालंदा है, वाराणसी है, तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े टाउन वहाँ डेवलप हो गए। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये तो पूरा ह्यूमन हिस्ट्री का है। Now technologies appeared, for example, pottery for making pot and other clay object। जब व्हील का इवोल्यूशन हो गया, व्हील आपको पता है ना, जब व्हील का इवोल्यूशन हो गया तो उससे जो पोल्ट्री का जो एक ऑक्यूपेशन है ज़्यादा डेवलप हो गया। ओके, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया, तो क्ले से जो ऑब्जेक्ट बनाते वो पोल्ट्री शुरू हो गया। देन मेटल का यूज़ हो गया, जैसे कॉपर है, आयरन है, इनका भी यूज़ होना शुरू हो गया, और उससे बहुत सारे मेटल का यूज़ होने से बहुत सारे ड्यूरेबल टूल्स बनना शुरू हो गया और ऑर्नामेंट्स भी बनना शुरू हो गया। एक हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में एक उपलब्ध, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओके, now we will see in chapter 6 how the stage prepared for the emergence of what is called civilization। हमारे ह्यूमन बीइंग के हिस्ट्री में ये जो सिविलाइजेशन कब से शुरू हो गया, इसको हम 6 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा लेसन खत्म हो गया। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, अगर आपको सॉल्व नहीं होते हैं तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसको आप देख सकते हैं, और उसमें से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।